अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द फोर्थ मॉड्यूल ऑफ आयुष मैनेजिंग सेफली, जिसमें हम ये समझेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, यानी कि आपको किस तरह से लॉ ने लीगली बाउंड किया हुआ है एंड आपने उनके अंडर किस तरह ऑपरेट करना है, एंड अगर आप उसे ब्रीच करते हैं तो किस तरह आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। एंड दूसरे केस में अगर कोई वर्कर आपके अगेंस्ट केस करता है तो वो कहाँ पे केस करेगा एंड उसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह से हो सकती हैं। Module number 4 on understanding your responsibilities. What does the law require you to do? How does the law work and what are the key parts of health and safety management system? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। What does the law require you to do? As a manager, you know that you have health and safety responsibilities, but is what is there to anyone to guide you? क्या कोई ऐसी बॉडी है जो आपको गाइड कर सके इस पे? तो बिल्कुल आपको लॉ ने ऑलरेडी जो है ना, पार्लियामेंट से जितनी भी जो है ऑलरेडी लॉ पास किया गया होता है, उसकी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं एंड आपको बाउंड किया जाता है कि आपने उन्हीं के अंदर रहते हुए अपनी इंडस्ट्री रन करनी है। लेकिन अगर आप उसे ब्रीच करेंगे तो आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, फाइन हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट जो है केस चल सकता है, इवन आपको क्या हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी कि कैद भी हो सकती है। द लॉ सेट द बाउंड्री विद इन विच द कंपनीज मस्ट ऑपरेट। लॉ ने बाउंड्री सेट की हुई है जिसके अंदर आपने ऑपरेट करना होता है। लेट सपोज हमारे पाकिस्तान के कानून में 8 आवर्स की शिफ्ट एक इंडस्ट्री को अलाउ है, इंडस्ट्री में एक वर्कर को, कि वो 8 आवर्स की शिफ्ट कर सकता है। एंड अगर उसने सेकंड शिफ्ट करनी है तो सेकंड शिफ्ट के लिए उसे परमिशन ली जाती है, यानी कि अगर वो विलिंग है वो वर्कर, तो देन वो शिफ्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी उसे या तो पे दी जाएगी उसकी या फिर उसकी छुट्टी दी जाएगी। एंड एक इंडस्ट्री है, थर्ड शिफ्ट तो वो कर ही नहीं सकता, सही है। 2 शिफ्ट अलाउ होती हैं, दूसरी शिफ्ट के लिए भी क्या है कि लॉ ने बाउंड किया हुआ है कि इंडस्ट्री को, कि अगर वो विलिंग हो तब करेगा एंड उसके अलावा उसको उसकी पे आउट, यानी कि उसको उसकी छुट्टी या फिर उसके पैसे मिलेंगे। उस केसेस में वो पर्सन दूसरी शिफ्ट कर सकता है। लेट सपोज एक इंडस्ट्री है जो अपने वर्कर्स को उनसे 3 3 शिफ्ट्स भी ले रही है एंड उनको कोई डबल पे भी नहीं कर रही, छुट्टी भी नहीं दे रही। तो ये सीधी क्या है, आपकी लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं उन्होंने, यानी कि लॉ को ब्रीच किया है। तो इनके अगेंस्ट क्या होगा, इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, एक्शन लिया जा सकता है। द लॉ टेम्स टू बी फेयर बाय रिक्वायरिंग यू टू बी रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनेबल फोरसीबल रिस्क। अब समझते हैं कि रीजनेबल फोरसीबल रिस्क क्या होता है। रिस्क तो हमें पता है कि रिस्क क्या होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी ऑफ अ हैजर्ड। हमने ये समझ लिया कि वर्क एट हाइट हमारे पास एक हैजर्ड है। उससे रिस्क किस चीज़ का है, उससे रिस्क है फॉल का, यानी कि कोई बंदा उसे गिर सकता है या कुछ चीज़ नीचे वाले बंदे के ऊपर गिर सकती है। हमने ये अंडरस्टैंड तो किया है। लेकिन रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क का मतलब क्या हुआ, कि ऐसा रिस्क जो आपकी इन 3 चीजों पे बेस्ड करता हो। फर्स्ट, कॉमन नॉलेज। सेकंड, इंडस्ट्रियल लेवल नॉलेज। एंड थर्ड, एक्सपर्ट नॉलेज। कॉमन नॉलेज की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है एंड दूसरी एग्जांपल्स को भी हम वन बाय वन समझते हैं। आप मुझे आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे किस चीज़ का खतरा है, किस चीज़ का रिस्क है। सर इलेक्ट्रिक का। नहीं, देखें आप लोग सामने देखें, डोर से सामने बिल्कुल एक तार गुजरी हुई है। उस तार से बिल्कुल कोई सर। पर्सन ट्रिप कर सकता है, उसकी तार उसकी जो है ना टांगों में फंसेगी एंड वो गिर सकता है, सही है। यस सर। ठीक है। स्लिप कर बिल्कुल। तो ये सर आप लोगों स्लिप ने देखा, एंड अपनी कॉमन नॉलेज का इस्तेमाल किया है। कोई बच्चा जब कोई गलत जगह पे खड़ा होता है या फिर उसको नाइफ से खेल रहा होता है कोई बच्चा, तो हम उसी टाइम उससे वो चीज छीन लेते हैं। क्यों? कि हमारा ब्रेन ये कहता है, हमारी कॉमन नॉलेज है, हमने इतना सीखा होता है कि ये एक खतरे की चीज है जिससे कोई भी इफेक्ट हो सकता है, वो बच्चा भी उससे जख्मी हो सकता है, तो हमें उसे ठीक करना है। ये क्या है, रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ पहले, इन थ्री जो देर आर 3 सिंपल टेस्ट टू डिटरमिन वेदर अ रिस्क इज रीजनेबल फोर्सेबल और नॉट। कॉमन नॉलेज, इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड एक्सपर्ट नॉलेज। कॉमन नॉलेज तो हमने समझ ली कि भाई इस तरह का कोई भी हादसा जो कि हमारी कॉमन सेंस यूज करते हुए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं। लेट सपोज आई एम इन द बेस्ट वे सीमेंट एंड एक और टीम है या एक और सेफ्टी की टीम है, वो है दीवान सीमेंट में। इसी तरह एक और सेफ्टी की टीम है कोहाट सीमेंट में, चिराट सीमेंट में, मैपल लीव्स में। ये सब सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, पावर सीमेंट है हमारे पास।
अब अल्लाह ना करे अभी भी, इवन रिसेंट स्टिल हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि फौजी सीमेंट में एक दफा सीमेंट साइलो कोलैप्स कर गया था, टूट गया था। तो वो हमारी इंडस्ट्री में भी उसकी पूरी वीडियो दिखाई गई थी। फिर उसका रूट कॉज एनालिसिस हुआ था, जिसे हम RCA कहते हैं। उसको समझा गया था, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है। एंड फौजी सीमेंट की सेफ्टी टीम से उन्होंने कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स में आपस में उनकी होती है सलाम दुआ, कहीं पहले कुलीग रहे होते हैं। उन्होंने बताया कि भाई इसका ये रीज़न था, एंड आप भी इस तरह से एहतियात करें। तो उसकी पूरी रिपोर्ट इन्होंने जनरेट की, बताया कि इस सीमेंट इंडस्ट्री में यानी कि फौजी सीमेंट में ये हादसा हुआ था। अब हमारी इंडस्ट्री को भी चाहिए कि हम भी इसकी प्रिकॉशंस लें कि किस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना है, ताकि हमारे साथ इस किस्म का हादसा कभी ना हो। तो ये तो एग्जांपल होगी सीमेंट इंडस्ट्री की। अब लेट सपोज पेप्सी कोला की इंडस्ट्री है, तो फिर कोकोला भी, फैंटा वाले भी, या मरी ब्रेवरीज वाली जो है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी जिनका आपस में जो उनका जो लिंक्ड होगा, यानी कि वो एक किस्म की इंडस्ट्रीज होंगी, स्पेसिफिक होंगी, उनके जो प्रोडक्ट हो गया एंड प्रोडक्ट, उनका प्रोसेस सेम होगा, तब हम कहेंगे कि उनको एक दूसरे के खतरात का पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, थर्ड है एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट नॉलेज क्या होती है? एक्सपर्ट नॉलेज यानी कि एक पर्सन है, एक टेक्निकल पर्सन है, लेट सपोज एक साइंटिस्ट है, एंड वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कुछ केमिकल्स के साथ, एंड उसको पता है कि भाई इससे ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी एक्सपर्ट नॉलेज होती है कि भाई अगर वो किस लेवल की नॉलेज यूज करते हुए उस चीज़ को परफॉर्म करे, किस तरह से सेफली एग्जीक्यूट करे ताकि किसी किस्म का हादसा यहाँ पे ना हो, यानी कि हर काम को सेफ रेंज में एग्जीक्यूट करे। इस तरह से आपकी एक्सपर्ट नॉलेज, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज एंड कॉमन नॉलेज को यूज करते हुए आप किसी भी रीजनेबल फोर्सेबल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नॉट रीजनेबल फोर्सेबल रिस्क कौन सा होता है? According to the law, employers are not responsible for issue that they can successfully argue on not reasonable foreseeable risk. ऐसा रिस्क जो कि इन तीनों नॉलेज में ना आता हो, तो वो कौन सा रिस्क होगा? जैसे कि आपका जलजला, स्टॉर्म, ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा ऐसा कोई हादसा हुआ हो जो कि आज से पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ हो, बिल्कुल न्यू हो आपके लिए, तो वो भी आपका नॉट रीजनेबल फोर्सेबल रिस्क में काउंट होता है। ठीक है? As a manager, you are required to assess reasonable foreseeable risk and reduce them so far as they are reasonable practicable। यानी कि एज ए मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने वर्क प्लेस में रीजनेबल फोर्सेबल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है एंड रिड्यूस करना है, कब तक? जहां तक वो रीजनेबल प्रैक्टिकल हो। यानी कि अगर एलिमिनेशन पॉसिबल है तो वो नहीं है तो इंजीनियरिंग, वो नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी एलिमिनेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन था, वो नहीं है तो इंजीनियरिंग, वो नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड वो नहीं है तो PPs। लेकिन PPs तो बिल्कुल एंड पे डिपेंड करता है वर्कर्स पे, लेकिन आपने मैक्सिमम पॉसिबल को चूज करना। हाउ डज द लॉ वर्क? लेट्स सपोज एग्जांपल है हमारे पास सामने कि ये इलेक्ट्रिक वायर गुजरी हुई, तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, आपने इसकी ऑब्जर्वेशन ले ली है, आपने इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो स्विच उतार लें, आप उन्हें अपनी टीम को बताएं कि भाई यहाँ से कोई बंदा ट्रिप कर सकता है, आप इसको कहीं और पे लगाएं, एंड रास्ते पे ना लगाएं। हाउ डज द लॉ वर्क? लेट सपोज आपकी किसी भी इंडस्ट्री में कोई हादसा हुआ है, यानी कि आपने कोई लॉ ब्रीच किया एंड उसकी वजह से कोई हादसा होता है, या फिर आपने कोई, जिस तरह कि आपको मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी कि शिफ्ट्स होती हैं आपकी, 2 शिफ्ट्स कर सकता है एक बंदा, दिन में 16 घंटे की कर सकता है, लेकिन तब उसकी विल हो, एंड या तो उसको आप पे करें। आपने नहीं किया, आपके अगेंस्ट एक्शन हो गया। अब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई आपके अगेंस्ट। लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो वो जो केस जाएगा वो किस कोर्ट में जाएगा? वो आपके क्रिमिनल लॉ में जाएगा। सही है? क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। तो वहां जब जाएगा तो फिर वहां पे उनकी क्या होगा, वो आपको वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास हैं, तो उनको वन बाय वन देखते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, ETC एक्ट 1974, जिसे इन शॉर्ट हस्पा भी कहते हैं। ये UK बेस्ड कानून है। पाकिस्तान के आप ऑलरेडी आप जो है गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये UK बेस्ड है। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ जो है और भी हैं कानून पास हुए हैं। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशंस 1999, द वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर रेगुलेशंस 1992, द रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीज एंड डेंजरस ऑकरेंस रेगुलेशंस 1995, जिसे हम शॉर्ट रेडॉर भी कहते हैं। दीज सब्स्टिट्यूट्स आर पुट इन प्लेस बाय द पार्लियामेंट इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप एक्सीडेंट्स एंड इंजरी बिफोर दे हैपन। यानी ये सारे कानून ऑलरेडी पास हुए हैं,
इन कानूनों के बेसिस पे इंडस्ट्री रन कर रही होती है, एंड अगर किसी इंडस्ट्री ने इनको ब्रीच किया यानी कि इस कानून की खिलाफ वर्जी की, तो इनके अगेंस्ट एक्शन जाएगा कहाँ पे, कोर्ट में जाएगा। समझ गए मेरी बात? वही एग्जांपल है, उन्होंने कानून पास हुआ हुआ था, इन्हीं इन्हीं में से एक कानून में पास हुआ था कि आपने 2 शिफ्ट से ज्यादा अलाउ नहीं करना है, एंड 2 शिफ्ट में भी दूसरी शिफ्ट में आपने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है, यहाँ पे छुट्टी देनी है। मैंने ब्रीच किया, सही है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको एक मेडिसिन की आपकी इंडस्ट्री है, यानी कि आप जो है केमिकल्स की इंडस्ट्री है, आप मेडिसिन बनाते हैं। आपको उन्होंने दिया कि आप जो है नारकोटिक्स से ड्रग बना सकते हैं, लेकिन आपने जो है ना चुपके से एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स भी बनाना शुरू कर दी, यानी कि नशावर मेडिसिन बनाना शुरू कर दी। तो क्या हुआ, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की। अब आपके अगेंस्ट जो है कानून क्या होगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगी। क्यों? कि ऑलरेडी कानून पास था, आपने उसको ब्रीच किया। इन क्रिमिनल लॉ द स्टेट मस्ट प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या होता है, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। मींस दैट द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन मस्ट बी सो कन्विंसिंग दैट देयर इज नो रीजनेबल डाउट इन द माइंड ऑफ रीजनेबल पर्सन दैट कमिटेड द क्राइम। मतलब क्या होता है इसका, कि जो, लेट सपोज एक इंडस्ट्री ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो वो कानून आप उनके सामने क्लियर करके रख देंगे, इनको बताएंगे कि ये चीज ऑलरेडी पास थी, आपने इसको समझते हुए जो है ना खिलाफ वर्जी की है इसकी। तो अब जो है ना क्या है यहाँ पे, यानी कि रीजनेबल डाउट, यानी कि अब उसके जो जितने भी डाउट्स हैं वो उस पर वो बहस नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता यार मुझे तो नहीं पता था, वो आप कहेंगे भाई ये कानून पास हुआ है, आपके साथ आपको नहीं पता। आपको पता होना चाहिए था, आपको जो है ना इससे पहले भी वार्निंग मिल गई थी, तो आपने क्यों इसको इस तरह से फॉलो नहीं किया। लाइकली आउटकम्स, यानी कि इसका जो है ना रिजल्ट क्या हो सकता है अगर आप ब्रीच करते हैं, इम्प्रिजमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है आपको। फाइन और रिमीडियल ऑर्डर्स, फाइन्स क्या हो सकते हैं, आपको जो है ना भारी नुकसान हो सकता है भाई, भारी फाइन हो सकते हैं, जुर्माना देना पड़ सकता है। रिमीडियल ऑर्डर क्या होता है, रिमीडियल ऑर्डर में ये होता है कि आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में इस चीज को ठीक करें। जैसे कि लेट सपोज कोई इन्वायरमेंटल इशू है, आपके इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है डस्ट निकलती है, या फिर टॉक्सिक गैस निकल रही है, तो वो आपको टाइम देते हैं 6 महीने, आपके पास 6 महीने के अंदर आपने हमें रिजल्ट देना है कि हाँ आपने इसको कंट्रोल कर लिया है, एंड ये हमारी सजेशन है कि आपने ये चीज़ें करनी है। अब 6 महीने में अगर आप कर सकते हैं, ठीक नहीं किया, तो फिर क्या हुआ कि आपने खिलाफ वर्जी की है उसकी। रिमीडियल ऑर्डर में ये भी होता है कि माफीनामा, कि आप माफीनामा जारी करें कि हमसे ये फलां गलती हुई है, एंड उसके लिए हम क्या है, पशेमान हैं। इन्हें कौन दे बैठे हैं। अब ये समझना है आपने, ये जो इससे पहले हम क्रिमिनल लॉ देख रहे थे, उसमें क्या होता था कि उसमें गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन ले रही थी, स्टेट आपके अगेंस्ट एक्शन ले रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आगे सिविल लॉ। लेट सपोज एक सिविल लॉ, एक वर्कर आपकी गलती की वजह से, आपकी कोताही की वजह से जख्मी होता है, तो वो किस कोर्ट के पास जाएगा, वो सिविल लॉ के पास जाएगा, एंड वहां पे अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, एंड केस खुद लड़ेगा, यानी कि अपना वकील करेगा। कहने का मकसद ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। पीपल इंजर्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अदर्स और द ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी कैन सीक कंपनसेशन और आर्म। यानी कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, या फिर स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी आपकी, उसकी वजह से जो आपकी मेन ड्यूटी बनती है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कानून में जो पास थी, वो उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है, तो फिर आपसे कंपनसेशन सारे क्या कर सकता है, अजनबी ऑपरेटर ਤੁਹਾਡੀ मुलाम लोग ਅੱਜ क्लेम 2025 कर होਣ सकता है, ਸੀ। यानी कि उस पर आप आपके अगेंस्ट केस कर सकता है, सही है। अगर चाहता है वो क्लेमेंट जिसने कानून जिसने केस स्टार्ट किया, अगर वो चाहता है कि वो जो है ना कामयाब हो, तो उसने शो करना होता है ये 3 चीजें। द डिफेंडेंट ओड द क्लेमेंट अ ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ओ जो करता था, जो उसका हकदार था, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, वो मेरी मेरा ये मैनेजर था, एंड इसकी इसने क्या किया, ड्यूटी ऑफ केयर इसकी थी कि इसने, यानी कि मेरी ड्यूटी ऑफ केयर का ख्याल रखना था, मेरी केयर का इसने ख्याल रखना था, एंड ये जो ड्यूटी ऑफ केयर थी ये ब्रीच हुई थी इसकी वजह से, जिसकी वजह से आज मैं जख्मी हूँ। एंड द इंजरी, एंड जो आज मुझे जो इंजरी हुई है, वो भी इस ड्यूटी ऑफ केयर भी ब्रीच की वजह से, यानी कि इसने इसकी खिलाफ वर्जी की, ड्यूटी ऑफ केयर का ख्याल नहीं रखा, उसमें उसने जो है ना कुछ कोताही की, कामचोरी की, जिसकी वजह से आज मैं जख्मी हुआ। If the employer played a part in the injury, the claim must be reduced, may be reduced to the contributory negligence। यानी कि लेट सपोज अगर सुपरवाइजर की भी गलती थी, मैनेजर की भी गलती थी, एंड वर्कर की भी गलती थी, यानी कि दोनों की नेग्लिजेंस की वजह से कोई हादसा होता है, एंड उसकी वजह से वो वर्कर अफेक्ट होता है, और वो केस भी करता है, तब भी जो है ना वो केस जो है ना क्या हो जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के केस में आके, यानी कि दोनों को वो केस, यानी कि दोनों को सजा नहीं सुनाई जाती, इसको कंपनसेट नहीं किया जाता, इनको सजा नहीं सुनाई जाती, या फिर दोनों को मिनिमल लेवल की सजा सुनाई जाती है।
However, if the employees caused the injury, the employer may still be ultimate responsible due to vicarious liability. अगर वर्कर ने वर्कर को जख्मी किया, ठीक है, उस केस में भी क्या होता है, विकोरियस लाइबिलिटी का केस आ जाता है, एंड इस केस में क्या होता है, जो वर्कर जख्मी होता है उसे कंपनसेट किया जाता है. In civil law, the claimant must prove its case on the balance of probabilities. On the balance of probabilities, meaning the judge or the jury must believe that it's more likely that and not the claim is true. इसका कहने का मकसद क्या होता है, ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी कि पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, कि आपने मोर देन 60% आपने ये प्रूफ करवाना होता है कि जो इंजरी मुझे हुई है, इसका जो पॉसिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, वो थी मैनेजमेंट. आपने ये केस इस तरह से उनको शो करना होता है, बताना होता है, उनको ये प्रूफ देने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी कि 60 एंड मोर देन 60%. आप अगर 100% प्रूफ नहीं कर सके, लेकिन स्टिल आपने उनको 60% से ज़्यादा प्रूफ करवाना होता है कि ये जो गलती थी, ये किसकी गलती थी, मैनेजमेंट की थी, जिसकी वजह से आज मैं इस हालत को पहुंचा हूं. A decision made by the judge is a precedent, which means that the verdict of this case will apply to similar future cases. प्रेसिडेंट का टर्म यहाँ पे यूज हुआ है. इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज आज हमने कोर्ट में फैसला सुना दिया कि जो जख्मी वर्कर है उसको 3 लाख रुपए दिए जाएं, एंड 2 लाख रुपए हम फाइन कर रहे हैं इंडस्ट्री को. ये केस सुना दिए, ये फैसला क्या हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा, इसको सेफ कर लेंगे, प्रेसिडेंट कर लेंगे, ताकि अगला कल को कोई और हादसा ऐसा का होता है किसी और इंडस्ट्री में, तो इसी फैसले को हम दोबारा यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास वही आ जाती है, जो चीज़ें भी हमने समझी हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस में आ रही है. तो हु डज द कोर्ट केस फोकस ऑन, द एक्यूज, द इंजर्ड पार्टी. तो एक्यूज में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ, एंड सिविल लॉ में किसको फोकस करते हैं, इंजर्ड पार्टी. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लॉ, कॉमन लॉ प्रेसिडेंट्स एंड स्टेट्यूटरी लॉ. स्टेट्यूटरी लॉ आपके क्रिमिनल लॉ में आते हैं, सिविल लॉ में आपके कॉमन लॉ प्रेसिडेंट्स आते हैं. यानी कि प्रेसिडेंट्स का मतलब भी आपको मैंने समझाया कि इस फैसले को हम आप फ्यूचर के लिए यूज करते हैं. हु मेक दिस काइंड ऑफ लॉ, जजेस, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में आपको क्रिमिनल लॉ पास होता है, जजेस फैसला सुनाते हैं सिविल लॉ में. हु इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स, एचएससी और लोकल अथॉरिटी, एनीवन अफेक्टेड. एचएससी एंड लोकल अथॉरिटी आपकी क्रिमिनल लॉ में आते हैं, एंड जो पर्सन अफेक्ट हुआ होता है वो सिविल लॉ में. What is the most likely outcome for this case? Compensation payouts, imprisonment, fines और remedial orders. तो imprisonment, fines और remedial orders आपके क्रिमिनल लॉ में आते हैं, सिविल लॉ में आपकी compensation payouts आते हैं. Who is responsible for providing the case burden of proof? burden of proof यानी कि कौन बताता है कि किसका जो है गलती थी. तो क्रिमिनल लॉ में स्टेट बताती है, एंड सिविल लॉ में क्लेमेंट. What is the standard of proof required on the balance of probability, civil law, and beyond reasonable doubt, criminal law? नॉर्मली हाउ सून मस्ट द लीगल एक्शन स्टार्ट. ये वैसे वेरिएबल नंबर्स हैं, फिक्स नंबर्स नहीं है, लेकिन स्टिल 6 months फॉर क्रिमिनल लॉ, बट कैन बी एक्सटेंडेड, एंड 3 years फॉर द डिस्कवरी ऑफ हार्म, सिविल लॉ में. बट कोर्ट हैव डिस्क्रिशन टू एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. वट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द लॉ दैट अप्लाई, हस्पा आपको किसमें आता है, क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ में ड्यूटी ऑफ केयर, नेग्लिजेंस एंड ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी. अच्छा, हेल्प विद इंटरप्रिटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस. ऑलरेडी ये सब लॉ जो है आपको बुक्स में मिल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं. ठीक है. ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडेंस के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जो अगर आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री या फिर सिर्फ फिर कोई बेवरेजेस या ड्रिंक हैं उसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं. Now that you have seen what could happen if after a serious accident, what kind of system do you need to put in place to prevent one? अब आप लोगों ने समझ लिया कि भाई केस किस तरह से जो है ना हो सकता है आपके अगेंस्ट, आपको हमने समझा भी दिया है. अब इसके बाद आपकी क्या, इस पे किस तरह से आपने इसको लेके चलना है, आपने किस तरह से लॉ को भी साथ में बाइंड करना है अपनी जो है डेली रूटीन में, ताकि आप इसके अगेंस्ट ना जाएं, एंड आपके अगेंस्ट लॉ कोई एक्शन ना लें. अब आपका आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. हम समझते हैं इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में. हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट होता है. इसमें आपकी जो मैनेजमेंट होती है उस मिल के, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम की, सही है, वो मिल के एक मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करती है कि किस तरह से चीज़ें फॉलो की जाएंगी, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो आप इस तरह समझें कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की टीम होती है, एंड आपके एमडीज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो सारे मिलके हर एक चीज़ को किस तरह से सेफली एग्जीक्यूट करना है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं.
अगर इसको एक मजीद बेहतर तरीके से समझना है आपने, तो आप मुझे बताएं कि बीइंग अ मुस्लिम हम किस किताब को फॉलो करते हैं, एक किताब को। होली कुरान। कुरान को कुरान सर। पाक। ठीक है, हम सारे मुस्लिम्स किसको फॉलो करते हैं? कुरान पाक को। अब कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि आपने नमाज पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, वजू कैसे बनाना है, ये सब चीजें कुरान पाक में डिफाइंड नहीं है। लेकिन कुरान पाक में बार बार ये जिक्र हुआ है कि आपने नमाज अदा करो एंड ज़कात दो। सही है, ये चीज बार बार आपकी नमाज, सॉरी, कुरान पाक में बताई गई है। लेकिन कैसे करनी है ये चीज नहीं बताई गई। तो ये जो बताई गई है, जो आपने क्या करना है, वो है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, मेन डॉक्यूमेंट कुरान पाक की तरह, जिसमें आपकी मेन मेन चीजें डिफाइन की जाती हैं कि आपने क्या क्या काम करना है। अब कैसे करना है वो फिर आपकी आ जाती हैं आगे वर्क इंस्ट्रक्शंस, आपकी एसओपीज। जिस तरह कुरान के बाद आती हैं आपकी अहादीस, अहादीस के बाद आती हैं फिक्का की किताबें। समझ गए? यस सर। अच्छा। बिल्कुल सर। आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक उस पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल पे। उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं पीडीसीए साइकिल। इसका अपना एक नाम है, नाम मेरे जहन से निकल गया, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको बनाया था। पीडीसीए साइकिल का मतलब क्या है कि प्लान डू चेक एक्ट। कोई भी काम के आगाज में, लेट सपोज एक नया प्लांट लगने जा रहा है, तो उसकी पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। किस तरह से आपने उसको जो है ना एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से सेफली एग्जीक्यूट करना है। फिर आप जो है ना सब चीज़ें प्लान करने के बाद आप उसे कहते हैं कि भैया अब उसे करो, यानी कि उसे काम करना स्टार्ट करो। फिर आप उसको चेक करते हैं, यार कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई हैं, कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप उसे इम्प्रूव करते हैं एंड दोबारा से आप उसे कहते हैं कि करो, काम करो। फिर अगेन प्लानिंग करते हैं, फिर अगेन डू, फिर अगेन चेक एंड अगेन एक्ट। ये चीज़ आपकी लूप में चलती रहती है। आयुष ने इसको बहुत सिंपल तरीके से एक फुटबॉल के एग्जांपल के तौर पर समझाया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसका फायदा क्या है? कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ये जो है ना आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में। हेल्प डिलीवर द पॉलिसी, आपकी जो पॉलिसी, जो आपकी कमिटमेंट होती है सीनियर मैनेजमेंट या फिर आपकी डायरेक्टर्स की या फिर आपके एमडी की जो कमिटमेंट होती है या सीईओ की, उसमें क्या होता है कि वो कमिटमेंट आप उसको कंप्लाई करते हैं। इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल आप इंप्रूव करते हैं। प्रोवाइड कम्पिटिटिव एज, आप जारी बात है जब आपकी सेफ्टली आप काम एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे आपके हादसा कम होते हैं, आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है। प्रोवाइड्स एनर्जी विद द बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, बहुत सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे फुटबॉल टीम की। लेट सपोज मैं कोच हूँ, आप लोग मेरी टीम। पॉलिसी क्या है? इज अ कमिटमेंट टू कंप्लाई विद द लॉ एंड मीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पॉलिसी क्या है हमारे पास? कमिटमेंट होती है कि हम लोग इन इन चीज़ों को कंप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी की जो बेस्ट वे पॉलिसी है, हम लोग कहते हैं कि बेस्ट वे इज फुली कमिटेड टू द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड सेफ्टी ऑफ देयर वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। एंड इसके अलावा वो बेस्ट वे ये कहती है कि बाय एडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू आवर बिजनेस इज द की पार्ट ऑफ आवर बिजनेस ग्रोथ। यानी कि जो बिजनेस में हमने अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्वॉल्व किया हुआ है, यही रीज़न है कि हम इतना मुनाफा कर रहे हैं, इतना फ़ायदा कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स प्लानिंग फॉर हैजर्ड रिस्क इमरजेंसीज एंड रिस्पॉन्सेज। प्लानिंग में क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि दानियाल जो है अच्छा अटैकर है तो वो अटैक करेगा। मैं कहता हूँ कि भाई उस्मान जो है अच्छा डिफेंडर है तो वो डिफेंड करेगा। मैं कहता हूँ कि भाई खान जो है वो अच्छा गोलकीपर है तो वो सर गोल। जी जी। सर ये रिकॉर्डेड वीडियो किधर मिलेगी हमें? जी जी, रिकॉर्डेड है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड वीडियो हमें किधर मिलेगी? मिल जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो प्लानिंग में क्या होता है कि हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा बंदा कैसे खेलेगा। अभी हम जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने इसको डिफेंड करना है, आपने उस पे अटैक करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, जस्ट प्लानिंग हो रही है। देन ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड श्योर ईच वर्कर इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देम। आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, आपने सबको बता दिया कि कौन सा फलां बंदा किस तरह से खेलेगा, क्या करेगा। ये भी आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। इम्प्लीमेंट, डू। प्लान के बाद डू में हम करते हैं, उन लोग कहते हैं जाओ आप खेलो, मैदान में उतरो। सही है।
इम्प्लीमेंट योर पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय पुटिंग इनटू ऑपरेशन। आप इनको कहना जाओ अब खेलो। अब जब वो खेलने शुरू करेंगे तो आपकी प्लानिंग जो थी, अब आपको समझ आएगी कि भाई आपकी प्लानिंग कितनी इफेक्टिव थी। कब पता चलेगा? जब वो खेलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने चेक करना शुरू कर देना है उनकी परफॉर्मेंस, कि भाई कौन सा प्लेयर किस तरह से खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस आप दो चीज़ों पर चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फॉर एक्यूरेट रिकॉर्ड परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। किस तरह आज के मैच में ये पर्सन किस तरह खेल रहा है, एंड इससे प्रीवियस 3 मैचेस में इसने किस तरह खेला है। तो ये होती है आपकी लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। तो जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इफ़ यू फाइंड एनी एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी यू मे नीड टू रिव्यू एंड इम्प्रूव देम। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर एक पर्सन बिल्कुल सही तरीके से नहीं खेल रहा और लॉन्ग टर्म में भी, तो आपने उसको रिप्लेस कर देना, या फिर आपने उसको मजीद ट्रेन करना है। मजीद ट्रेन करने के बाद आपने दोबारा से क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपने प्लानिंग करनी है, फिर दोबारा उसको खेलने देना है, दोबारा खेलेगा, फिर दोबारा उसकी परफॉर्मेंस मेरे में चेक करेंगे। चेक करने के बाद दोबारा से आपने क्या करना है, एक्ट करना है। ये सब चीज़ें लूप में आपकी चलती रहती हैं। When it comes to responsibility, you need to appreciate the key procedures so you understand when to act and when not to. जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, देन आपको समझ आती है कि व्हाट आर द की प्रोसीजर्स, एंड आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, एंड आपको ये समझ आती है कब आपको एक्शन लेना चाहिए एंड कब नहीं लेना चाहिए। एंड वो पीडीएस सी साइकिल पे रोटेट कर रहा होता है। रिड्यूस रीजनेबल फोर्सिबल रिस्क सो फार एज दे आर रीजनेबल प्रैक्टिकेबल, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अडेप्ट योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सस्टेन हो, हेल्थ एंड सेफ्टी सस्टेन रहे, तो उससे क्या होता है कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करना है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेनेबिलिटी आ सके। गेट एवरीवन इन्वॉल्व, सिर्फ अपने तक ना रखें, कुछ स्पेसिफिक लोगों तक ना रखें। आपने अपनी पूरी इंडस्ट्री के हर एक बंदे को इन्वॉल्व करना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर है, गार्डनर है, ड्राइवर है, जो भी है, सब इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ तक था आपका वो है मॉड्यूल 4। इंशाल्लाह हम कल फिर जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनको भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे।